सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर BDD's मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास की तरफ से सरेंडर किए जाने के दावे, हकीकत कम खेल ज्यादा। इसराइल का लेबनान पर हवाई हमला, फिर एक नई जंग की आहट। सीरिया में नया फौजी अड्डा बनाएगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा करने का है प्लान। ईरान का बड़ा दावा, कहा स्नैपबैक पर दुनिया को हमने 2 हिस्सों में बांटा। सोमालिया के पास एक टैंकर पर समुद्री डाकुओं का हमला, भारत से निकला था जहाज। और सूडानी पीएम ने की आरएसएफ को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने की मांग, सीज फायर की कोशिशें भी तेज। सबसे पहले गजा की अपडेट जान लीजिए, जहां सीज फायर के बाद भी तबाही और तंगदस्ती बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना सिर्फ 100 ट्रक राहत का सामान लेकर गजा में दाखिल हो पा रहे हैं, जबकि तय हुए थे 600। लाखों लोग बेघर हैं, भूखे हैं, जख्मी हैं। इन सब के लिए ये जो मदद आ रही है नाकाफी है। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि इसराइल ने एनजीओस को गजा में राहत बांटने से तकरीबन रोक रखा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सीज फायर शुरू होने के बाद से इसराइल ने 107 मरतबा राहत पहुंचाने की अर्जियां ठुकरा दी, 107 टाइम्स। और इन अर्जियों में कंबल, गर्म कपड़े और पानी, सफाई से जुड़ी अहम चीजें शामिल थीं। करीब 90% रद्द की गई दरख्वास्तों को लोकल और इंटरनेशनल एनजीओज ने बताया कि ये हमारी थी। यूएन के डिप्टी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने बताया कि इसराइली फौज अब भी कई इलाकों में मौजूद है और रिहायशी इमारतों को बमों से उड़ाया जा रहा है। और ऐसी रिपोर्ट्स रोजाना मिल रही हैं कि इमारतें ज़मींदोज़ की जा रही हैं। मतलब साफ है कि सीज फायर कागज पर है, मगर गजा अब भी जंग के शिकंजे में है और इसराइल के जुल्म जारी हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, रोज इसराइल पर ऐसी कोई बम रॉकेट गिर रहा होता, तब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। ये खबर अभी कंफर्म नहीं है, एक तरफ से कंफर्म है, दूसरी तरफ से नहीं। लेकिन मगर मैं उस खबर को देखने के बाद अल जज़ीरा पर गया तो उसका फ्लैश वहाँ भी देखा। वो खबर ये है कि हो सकता है कि जल्द ही कज़ाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन कर लें। अमेरिका से ये कंफर्म हो चुका है एक ऑफिशियल की तरफ से, कज़ाकिस्तान की तरफ से होना बाकी है। कज़ाकिस्तान के बारे में और अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा। मैं फिर बाद में जुमे के बाद इस पर एक एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे। गजा में इस्राएली तबाही के बीच एक अहम और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर आ रही है कि हमास एक सेफ पैसेज के बदले हथियार डालने पर राजी है। याद रखिएगा, ये दावे किए जा रहे हैं रिपोर्ट्स में, आदिल खान नहीं कह रहा है। दावा किया गया है कि इसराइली कब्जे वाले रफा इलाके में छुपे हुए हमास के लड़ाके अपने हथियार डालने और इलाके से निकलने पर तैयार हैं, बशर्ते उन्हें गजा के दूसरे हिस्सों तक महफूज रास्ता मुहैया करवाया जाए तो। सोर्सेस के मुताबिक ये तजवीज़ मिस्री मीडिएटर्स की तरफ से सामने आई है, जो गजा मामले में शुरू से ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक लड़ाके हमास के अपने हथियार मिस्र के हवाले कर देंगे और वहाँ मौजूद अंडरग्राउंड सुरंगों की मालूमात मुहैया करवाएंगे ताकि उन्हें तबाह किया जा सके। यानी अपने जेवर, अपने हथियार भी सरेंडर कर देंगे और जो उन लड़ाकों का घर हुआ करता है, जो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, वो टनल्स का पता भी दे देंगे। इस कदम को जंगबंदी को बचाने की एक अहम कोशिश समझा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई हमास हथियार छोड़ने पर तैयार हो जाएगा। असल में ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हमास ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और गजा में इंटरनेशनल फोर्स की मुखालफत की है, अपनी खुद मुख्तारी की बात कही है। तो फिर सवाल ये भी बनता है कि अब इस खबर को मीडिया में लाने का मकसद क्या है। तो मैं इसके जवाब में खुद कहूँगा कि ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये खबर अब क्यों सामने लाई गई है। खबर हो, इंसिडेंट्स हो, हमेशा उसे ये कहकर सवाल उठाया करें कि ये टाइमिंग क्या है, यही टाइमिंग क्यों चुनी गई। दरअसल गजा में इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है ताकि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर कंट्रोल किया जा सके। क्या ये वाकई अमन का एक रास्ता है या सुपर पावर की नई चाल है? हैरान करने वाली बात यह है कि कतर समेत कुछ अरब मुल्क इस मंसूबे पर ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और शायद मुसलमानों को यही दिन देखना बाकी रह गया था। आप क्यों हाँ में हाँ मिला रहे हैं? आप पैसा भर रहे हो, अपनी सिक्योरिटी खरीदो, लेकिन कम से कम अपनी बात तो कहो। ऐसा लग रहा है ट्रंप गजा में अमन नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों के इल्ज़ाम है।
یہ جنگ بندی کو بچانے کی کوشش ہے یا ایک نئی جنگ کی شروعات ہے ابھی کہنا مشکل ہے، مگر اس معاملے میں یونائٹڈ نیشنز نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل فورس کو UN کی ہری جھنڈی نہیں مل جاتی تب تک غزہ میں کوئی فورس تعینات نہیں کی جائے گی۔ یہ بات وہی UN کہہ رہا ہے جس کی ناک کے نیچے اسرائیل جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور UN بس بے بس ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور امریکہ UN کو کس طرح اپنے اشارے پر بھانگڑا پالے کرواتا ہے، دنیا اس سے واقف ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک اور فوجی اڈہ قائم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ امریکہ سیریا کی دارالحکومت دمشق میں اپنا فوجی اڈہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ لو جی، امریکہ کی دلیل ہے کہ ایسا کرنے سے شام یعنی سیریا اور اسرائیل کے بیچ امریکہ کی نگرانی میں ایک ایسا معاہدہ طے پائے گا جس سے دونوں ملکوں کے بیچ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تمہارا تو فوجی اڈہ قطر میں بھی تھا، پھر بھی حملہ کر دیا نا اسرائیل نے۔ ٹرمپ سیریا کی جغرافیکل اور اسٹریٹجک اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بشار الاسد کے دور میں شام کو ایران کا بھرپور سپورٹ حاصل تھا، اور اب شام خود امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ شاید اسی کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ اب ٹرمپ کا منصوبہ اسرائیل اور شام کے بیچ صلح کروانا ہے یا ایران پر قریبی نظر رکھنا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن سیریا کی زمین کسی نہ کسی کے اڈے کی میزبانی کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آج بھی روس کا ایئر بیس یا فوجی اڈہ اور روس کا نیوی کا اڈہ ابھی بھی سیریا کی زمین سے اٹھا نہیں ہے، اور ابھی الشرا پتے سے اسے کنٹینیو رکھنے کی بات کر چکے ہیں، اور اب اپنے دارالحکومت میں امریکہ کو اڈہ بنوانے دیں گے۔ کمال ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ بالآخر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ایران نے سنیپ بیک سینکشنز کے مسئلے پر دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ اکثریت ہے جو ایران کے موقف کی حامی ہے، اور دوسری طرف وہ اقلیت ہے، وہ مائنورٹی ہے جو واشنگٹن کے ساتھ کھڑی ہے، امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یعنی بہت کم لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں، دنیا ایران کے ساتھ ہے۔ سنیپ بیک سینکشنز دراصل ایسی پابندیوں کو کہتے ہیں جو کسی معاہدے یا قرارداد کی خلاف ورزی پر خود بخود نافذ ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں۔ ایران اسی سنیپ بیک سینکشنز کا ذکر کر رہا ہے۔ ایران یہاں خود اپنی تعریف بھی کر رہا ہے کہ اس نے اپنے موقف پر بہترین ڈپلومیسی سے کام لیا اور دنیا کے اہم لیڈروں اور ملکوں کو اپنے حق میں کر لیا۔ تو ایران یہاں اپنی تعریف کر رہا ہے، اس کا بنتا ہے۔ دراصل یہ سب کہا کیوں جا رہا ہے؟ UN کی سیکیورٹی کاؤنسل میں سنیپ بیک سینکشنز کے تنازع کے دوران ایک سنگین تقسیم دیکھنے کو ملی۔ اراغچی کے مطابق تاریخ میں پہلی بار UNSC کے 2 پرماننٹ ممالک انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ وہ امریکہ کے فیصلوں یا UNSC کی ان پابندیوں پر یا UN کی پابندیوں پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ 2 ملک روس اور چائنا ہیں، اور ایران کے ساتھ روس چین کی دوستی جگ ظاہر ہے۔ ایران انہی 2 ممبرز کی بات کر رہا تھا، کہا کہ جو ویٹو کرنے والے ہوں ہمارے ساتھ ہیں، کیا کر لوگے تم؟ اب بات لبنان کی۔ لبنان پر کل رات اور کل شام اسرائیلی حملوں نے خطے میں کشیدگی اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ کل شام اسرائیل نے لبنان پر ہوائی حملہ کیا۔ اس حملے میں 1 شخص ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ کئی جگہ یہ آنکڑے کچھ الگ بھی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملے سے پہلے ہم نے علاقے کو خالی کرنے کی وارننگ دی تھی۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ لبنان کے کچھ علاقوں میں موجود حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وارننگ کے بعد ہر طرف خوف اور ہڑکمپ پھیل گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ پھر ہم نے حملے کیے اور حملے میں ہلاک ہونے والا شخص اور زخمی افراد ان سبھی کا تعلق حزب اللہ سے ہے۔ تو کوئی عام لوگوں کو نہ چوٹ پہنچی نہ وہ مارے گئے، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ یہ لوگ وہ کہتا ہے کہ حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتے تھے، ہم نے نشانہ بنا لیا۔ دراصل اسرائیل کو حزب اللہ سے دشمنی ہے اور ڈر بھی ہے۔ لبنانی حکومت سے اسے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ اگر حزب اللہ حملہ کرتا ہے تو وہ لبنان کی دارالحکومت بیروت کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اسرائیل کو حزب اللہ سے ڈر یہ ہے کہ وہ اپنی سرحد کے قریب کسی بھی ایسے ریزسٹنس موومنٹ کو ایکٹیو رہنے نہیں دینا چاہتا جس کے پاس بہت بڑی تعداد میں ایڈوانسڈ ہتھیار ہوں، ڈرونز ہوں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال نومبر سے سیز فائر سے پہلے جب سیدھی جنگ حزب اللہ اور اسرائیل میں چل رہی تھی تو روز ڈرون سے حملے کر کے نہ جانے کتنی بستیوں کو، سیٹلمنٹس کو حزب اللہ نے اجاڑ دیا، جہاں آج تک بھی جا کر سیٹلرز بسے نہیں ہیں۔
तो इसराइल को ये खौफ है कि अगर ये हथियार रहे हिजबुल्लाह के पास तो फिर से इसराइली शहरियों पर और इसराइली कब्जे वाले इलाकों पर हमले हो सकते हैं। यही वजह है कि वो हिजबुल्लाह को निहत्था करना चाह रहा है और हिजबुल्लाह को ये लगता है कि इसराइल जैसा दुश्मन अगर उसकी सरहदों के अंदर बैठा रहा तो वो हल्के हल्के तमाम हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर कब्जा कर लेगा। लिहाजा वो अपनी तैयारियां कर रहा है और इन्हीं तैयारियों पर इसराइल निशाने लगा रहा है। बढ़ते हैं आगे। लेबनान के सदर जनरल जोसेफ ऑन ने साउथ लेबनान पर इसराइली हमले को टोटल क्राइम करार दिया है। ऑन ने कल रात अपने एक बयान में कहा कि इसराइल ने जो आज किया वो सिर्फ इंसानियत और आलमी कानून के खिलाफ जुर्म नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी एक खुला गुनाह है। आम लोगों को निशाना बनाना और आबादी को जबरन बेघर करना इंसानियत के उसूलों की तौहीन है, ये जोसेफ ऑन ने कहा। ऑन का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इसराइली फ़ौज ने लेबनान के कई सरहदी इलाकों पर फ़ज़ाई हमला किया, जिसके बाद पूरा इलाका दहशत और खौफ में डूबा हुआ है। लेबनान से एक और खबर आ रही है कि लेबनान और इसराइल के बीच पॉलिटिकल नेगोशिएशंस शुरू होने वाले हैं। इस खबर पर हिजबुल्लाह ने अपना सख्त रिएक्शन दिया और साफ कहा कि इसराइल और लेबनान अभी हालत जंग में हैं और लेबनान को अपने डिफेंस का पूरा हक है। यहाँ वो लेबनान से जो उनकी मुराद थी हिजबुल्लाह के ऑफिसर्स की, वो हिजबुल्लाह ही थी, मतलब हिजबुल्लाह को अपने डिफेंस का पूरा इख्तियार है। हिजबुल्लाह ने साफ साफ लफ्ज़ों में लेबनानी हुकूमत से कहा कि इसराइल से जंग हम लड़ रहे हैं, लेबनानी फ़ौज नहीं लड़ रही है, इसीलिए आपको इस तरह का कोई फ़ैसला लेने का हक नहीं है, ये हिजबुल्लाह ने कहा लेबनान की हुकूमत से। सोर्सेस के मुताबिक अमेरिका और मिस्र ने लेबनानी लीडर्स पर बातचीत के लिए प्रेशर बनाया है और मगर हिजबुल्लाह उसके तेवर लगातार सख्त बने हुए हैं और अब लेबनानी हुकूमत के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते। करें तो क्या करें। एक तरफ अमेरिका है, वही अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में अपना भूकाल दिखाता रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो किसी भी बातचीत के खिलाफ है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ के पाकिस्तान दौरे से इसराइल को सीधा एक पैगाम गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने इस्लामाबाद में कहा कि ईरान और पाकिस्तान एक कौम हैं और दोनों का स्टैंड भी एक ही है। गालिबाफ ने पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इसराइली एग्रेशन के मुकाबले में ईरान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि ये हिमायत दोनों मुल्कों की दोस्ती और इस्लामी इत्तेहाद की पहचान है। याद रहे दोस्तों कि पाकिस्तान बहुत पहले से इसराइल की आंखों में खटक रहा है। सोमालिया के साहिल के नज़दीक माल्टा के परचम वाले प्रोडक्ट्स टैंकर पर एक बड़े जहाज़ पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। ये जहाज़ भारत से अपने सफ़र पर निकला था। अच्छी बात यह है कि जहाज़ पर काम करने वाले तमाम 24 क्रू मेंबर महफूज हैं। समुद्री डाकू जहाज़ पर चढ़ गए, जिसके बाद जहाज़ के अमले ने मजबूत हिफाजती कमरे में पनाह ली और इलाके में मौजूद यूरोपीय यूनियन की समुद्री फोर्स से मदद मांगी। बहरहाल डाकुओं का नापाक मंसूबा पूरा नहीं हो सका। ये टैंकर भारत से साउथ अफ्रीका जा रहा था और इसमें गैसोलीन थी। हालिया दिनों में समुद्री डाकुओं के हमलों में इजाफा हुआ है और इसने शिपिंग लाइनों की हिफाजत के हवाले से फिक्र पैदा कर दी है, क्योंकि इसी समुद्री रास्ते से आलमी मंडियों तक एनर्जी और दूसरे सामान पहुंचाए जाते हैं। समुद्री रास्तों पर अगर जहाज़ों पर इस तरह के हमले जारी रहे तो पूरी दुनिया की तिजारत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सूडान के प्राइम मिनिस्टर कामिल इदरीस ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तस्लीम किया जाए, उसे डिक्लेयर किया जाए, और ख़बरदार किया कि दारफुर में ये पैरामिलिट्री ग्रुप जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है उसके असरात पूरे खित्ते तक फैल सकते हैं। कामिल इदरीस ने एक इंटरव्यू में RSF को किराए का टट्टू और बागी मिलिशिया करार दिया। दोस्तों, सूडान में RSF के जुल्म की कहानी दहला देने वाली है। ख़ास तौर पर अल्फाशिया शहर पर कब्ज़ा करने के बाद RSF ने जो तबाही मचाई है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट तस्वीरों में ज़ाहिर होता है कि शहर में बड़ी बड़ी कब्रों की खुदाई की जा रही, बड़ी बड़ी कब्रों की, यानी मास ग्रेव्स, एक साथ कई कई लोगों को दफन करने के लिए। RSF का जुल्म न सिर्फ सूडान के अंदरूनी अमन को ख़तरे में डाल रहा है बल्कि पूरे अफ्रीका में सलामती के मसाइल पैदा कर रहा है। इदरीस का मुतालबा आलमी बिरादरी के लिए एक वार्निंग है कि अगर फौरी कदम ना उठाया गया तो दारफुर का क्राइसिस दूसरे खित्तों तक फैल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।